आज देश भर में छठ का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा के आखिरी दिन घाटों पर भीड़ दिख रही है और उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। सूर्य को आज अर्घ देने के साथ ही व्रती अपना व्रत तोड़ेंगे। कोरोना संकट के बीच लोगों को पूजा के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये रांची की तस्वीरें आप देखिए और कहा जा सकता है कि कोरोना संकट में आस्था कोरोना पर भारी है, क्योंकि घाटों पर काफी भीड़ है और उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा और जो निर्जला व्रत होता है, जो कि गुरुवार से शुरू हुआ है, खरना के बाद 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है और बड़ी संख्या में आप देखिए घाटों पर व्रती मौजूद हैं, जो भगवान भास्कर की पूजा करने के साथ ही अर्घ देने के साथ ही व्रत को तोड़ेंगे और 4 दिन तक चलने वाले इस लोक पर्व का समापन हो जाएगा। घाटों पर भीड़ है और कहा जा सकता है कि जो अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसका पालन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और आस्था भारी है कोरोना पर। दूसरी तस्वीर आप देखिए, घाटों पर भीड़ है क्योंकि पानी के बीच में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और पूजा होती है। आप देखिए महिलाओं के हाथों में पहले तस्वीर में आप देखिए प्रसाद है, ये बांस की टोकरी है जिसमें प्रसाद है और हर तरफ सूर्य के भजन भी गाए जा रहे थे। छठी मैया की लालिमा हर तरफ देखने को मिल रही है और ये पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। गोरखपुर की तस्वीरें आप देखिए, काफी तादाद में व्रती मौजूद हैं और भीड़ काफी ज्यादा है और लोगों से अपील की गई थी कि वो घाटों पर ना जाएं, अपने घरों पर भी आप व्रत का समापन कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो जो लोग घाटों पर मौजूद नहीं हैं वो अपने अपने घरों में मौजूद हैं और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। इसके साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। सूर्य जो कि समृद्धि का प्रतीक है, सूर्य एक नई सुबह का प्रतीक है और इसको अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। ये भजन आप सुन सकते हैं जो कि रात से ही चल रहे होते हैं। छठी मैया के गीत हर तरफ आपको सुनने को मिल जाएंगे और व्रती काफी तादाद में मौजूद हैं। ये देखिए पटना से तस्वीरें, ये घर की तस्वीरें हैं क्योंकि पहल की गई थी, लोगों से अपील की गई थी कि घाटों में ना जाएं। इस मुश्किल वक्त में लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और तांबे के लोटे का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये शुभ माना जाता है। एक तरफ ये पटना से आप तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ महिलाएं काफी ज्यादा है और यहाँ पर नियमों का पालन करते हुए पूजा की टोकरी को हाथ में लेकर सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और काफी कठिन ये व्रत होता है। सबसे पहले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और गुरुवार को खरना के साथ ही व्रत शुरू होता है जो कि 36 घंटे तक चलता है और अब इस व्रत का भी समापन हो जाएगा। ये घाटों की तस्वीरें, यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है तो कहा जा सकता है कि नियमों की तो यहाँ पर लोगों को परवाह नहीं है। आस्था भारी है कोरोना पर और आप देखिए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी के साथ 4 दिन तक चलने वाले इस लोक पर्व का समापन हो जाएगा। कोलकाता में बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी ने लव जिहाद के खिलाफ रैली निकाली। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने, जिसे लेकर राज्य में अब लव जिहाद का मुद्दा भी गरमाने लगा है और इस मुद्दे को हवा देने का काम बीजेपी की नेता लॉकेट चैटर्जी ने किया, जिन्होंने कोलकाता की सड़कों पर रैली निकालकर लव जिहाद पर विरोध जताया। लॉकेट चैटर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर लव जिहाद को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बाद में लॉकेट चैटर्जी ने लव जिहाद का आरोप लगाने वाले एक परिवार से मुलाकात की। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया। आपकी सरकार आ जाएगी तो लव जिहाद के खिलाफ यहाँ पर कानून लाएंगे एकदम। तो वहीं टीएमसी ने इसे लोगों का निजी मामला बताया। I believe that love is a separate thing, jihad is a separate thing. It doesn't relate with any, the frame of work of the religious thing. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके लिए अभी से सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कुछ लोगों को रोककर कोरोना जांच की गई। कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के आदेश के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी कोरोना जांच करने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम में भी कोरोना की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात की गई।
और दिल्ली से वहां पहुंचने वाले कुछ लोगों को रोककर उनकी जांच की गई। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि रैंडमली टेस्ट कर रही है। जो भी लोग गुरुग्राम में आ रहे हैं वो यहाँ पर टेस्ट करवा सकते हैं। गुरुग्राम में भी अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस तरह से जांच करने का फैसला किया और शहर की कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर इस तरह से लोगों की जांच की गई। सुबह 7 बजे से खांडसा मंडी में भी चल रही है और वैसे दिन में तो हर पीएचसी पे डेली कैंप लगते ही हैं। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने 3 बदमाशों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला दी। वहां कुछ रोज पहले हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के कई अवैध निर्माणों को भी इसी तरह ध्वस्त किया गया था। और अब इसी कड़ी में प्रशासन ने शहर के 3 बदमाश प्यारे मियां, मनोहर वर्मा और अरुण वर्मा के अवैध ठिकानों को धराशायी कर दिया। सबसे पहले प्रशासन ने यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के मकान पर बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन बुलाई गई, जिससे मकान को ढहा दिया गया। इस दौरान वहां प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन की टीम ने इस मकान का मुआयना किया, लेकिन अंदर पहुंचते ही अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि रिहायशी इलाके में मौजूद इस मकान के अंदर बार बना हुआ था। 2nd फ्लोर टोटली इलीगल है, बार रूम में कन्वर्ट है। एक्चुअली वो 80 गड्ढा लग रहा है। इसके बाद प्रशासन ने शहर के एक दूसरे इलाके में मौजूद बदमाश मनोहर वर्मा और अरुण वर्मा के अवैध ठिकानों को भी गिरा दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें अवैध निर्माण को तोड़ती दिखी। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माने की बड़ी रकम से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि मास्क नहीं लगाने पर अब दिल्ली में 500 के बजाय 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए वसूले जाएंगे। यही नहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी 2000 रुपए का चालान कटेगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी सरकार जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए वसूल करेगी। नागोर्नो कराबाख में रह रहे आर्मेनिया के कई लोगों ने इलाका छोड़ने से पहले अपने घरों में आग लगा दी। शांति समझौते के तहत आर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपने, इसलिए वहां रह रहे आर्मेनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मकान तो खाली किए, मगर खुंदक में उन्हें आग भी लगा दी ताकि अजरबैजान के हाथ कुछ न लगे। अगर आम वक्त होता तो घर में एक चिंगारी भड़कती दिखते ही चीख पुकार मच जाती है, लेकिन नागोर्नो कराबाख में लोगों पर जंग की मार ऐसी पड़ी कि जिन घरों को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बसाया था, उन्हें अपने ही हाथों फूंक दिया। लोग जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे ले गए, लेकिन मकान तो वहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए उसे जलाकर राख ही कर दिया। इस इलाके के ज्यादातर लोग 1994 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पुराने मकान छोड़कर यहाँ बसे थे। सोचा तो था कि यहीं से दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन अब इन्हें एक बार फिर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। Там уже Азербайджан живет, а сейчас это уже 3-й дом строю, и вот это тоже। समझौते की शर्त के मुताबिक आर्मेनिया के लोगों ने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन ऐसी हालत में छोड़ी कि अजरबैजान को उसे दोबारा बसाने में सालों बीत जाएं। अहमदाबाद में लागू नाइट कर्फ्यू के समय पुलिस वाले सड़कों पर गश्त करते नजर आए। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से अहमदाबाद में सोमवार सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसे सफल बनाने के लिए वहां कई पुलिस वालों की तैनाती की गई। पुलिस की गाड़ियां शहर की सड़कों पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट करती नजर आई। कर्फ्यू की वजह से वक्त से पहले दुकानें बंद होने से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। इस बीच वहां से गुजर रहे कई मोटरसाइकिल और कार सवार लोगों को पुलिस वालों ने रोका और उनसे पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद उन सभी को नाइट कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। अहमदाबाद में कोरोना खतरे से निपटने के लिए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट दी गई है। एमपी के बाद यूपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए यूपी सरकार ने कानून मंत्रालय को मसौदा भेज दिया और मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना देगी। खबर है कि यूपी सरकार की तरफ से जो मसौदा भेजा गया उसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना दंडनीय अपराध होगा और मसौदे में इस कानून के उल्लंघन पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, अपना धर्म बदल रहे लोगों को दोनों धर्मों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने वालों को राज्य सरकार और प्रशासन को नोटिस भी देना होगा, जिससे सरकारी आंकड़ों में एक एक चीज दर्ज रहे। इस कानून में कार्रवाई की समय सीमा भी तय होगी ताकि कम समय में आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।
ऐसा कानून बनेगा कि लोगों को इस बात के लिए चिंता रहे और इस बात की कभी भी अगर इस तरीके का कानून तोड़ेंगे वो तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में टॉपर रही आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने तलाक का फैसला लिया। 2016 में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में टॉपर रही आईएएस अधिकारी टीना डाबी और अतर आमिर ने तलाक का फैसला किया। दोनों ने जयपुर की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की है। अतर और टीना की शादी साल 2018 में हुई थी। अतर कश्मीर के जबकि टीना दिल्ली की रहने वाली है। कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी और भाई समेत 9 लोगों पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया। इन लोगों पर फर्जी कागज दिखाकर हथियारों के लाइसेंस और सिम कार्ड लेने का आरोप है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। इससे पहले डिविलियर्स के 2 बेटे हैं। लव जिहाद पर सियासी जंग और तेज होती जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ये शब्द गढ़ा। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत के बयान को शर्मनाक बताया। ये बयान निश्चित रूप से एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर कल अहम बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन से जुड़े अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में वैक्सीन बनाने की प्रगति, उसके रखरखाव और लोगों तक पहुंचाने के इंतजाम पर चर्चा हुई। आबादी के किस हिस्से को विशेष तौर पर वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तमिलनाडु के धर्मपुरी में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे एक हाथी के बच्चे को निकाल लिया गया। जंगल से भटककर हाथी रिहायशी इलाके के खुले कुएं में गिर गया था, जिसे 16 घंटे की मेहनत के बाद सही सलामत निकाला जा सका। जैसे ही हाथी का बच्चा कुएं से बाहर निकला, वहां मौजूद लोग तालियां और सीटियां बजाने लगे। इससे पहले हाथी के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मचारी उसे निकालने की कोशिश में जुट गए। कुआं 60 फीट गहरा था, इसलिए वहां से हाथी को निकालना आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहले कुएं के चारों तरफ खुदाई की गई और फिर कुछ लोग मशीन की मदद से कुएं में पहुंचे। इसके बाद हाथी के चारों पैरों को मोटी मोटी रस्सियों की मदद से बांधा गया। वहीं घंटों कुएं में होने की वजह से भी हाथी काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसका वजन उसकी मदद में आड़े आ रहा था। आखिरकार क्रेन की मदद से उसे सही सलामत कुएं से बाहर निकाला गया। कुएं से बाहर निकालने के बाद हाथी की मेडिकल जांच की गई। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।